हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इकोनॉमी का टेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, बाकी आप लोग जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत में मुद्रा परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। गलत। तो भारत के चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है, बिल्कुल सही है। चेंजेस तो होते रहते हैं। भारत में व्यक्तियों को विदेशी संपत्ति शेयर आदि में असीमित राशि निवेश करने की अनुमति है? तो नहीं, इसकी एक सीमा है कि 2,50,000 लगभग अमेरिकी डॉलर की अनुमति है, और ये कोई असीमित राशि नहीं है, बल्कि इसमें सीमा तो लगी है। 1997 में इसमें तारापुर समिति रिवायतकार भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता आई है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं, क्योंकि भी पूरी तरह से नहीं है, ये आंशिक तरीके से आई है। तो इसमें गलत 2 चीजें हो गई, 2-3। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बीमा कंपनी को प्रमाणित करना, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, विवादों का निर्धारण करना। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के उपयोग में कितने कार्य हैं? तो ये सभी के सभी उसके कार्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विनिमय सदस्य देशों के अल्पकालिक विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद सदस्य देशों के विशेष आहरण अधिकार आवंटित करना। आईएमएफ के मुख्य कार्य क्या है? तो आईएमएफ के सभी कार्य हैं, ये सभी कार्य आईएमएफ करता है। फिर नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पर्यावरण निर्माता अभिसमय, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। वैश्विक पर्यावरण सुविधा उपरोक्त में से कितने अभिसमयों के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? तो सभी के लिए करती है, जीईएफ। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। बीमा किसी दिए गए वर्ष में कुल जनसंख्या के लिए हामीदार प्रीमियम का अनुपात है। बीमा घनत्व किसी दिए गए वर्ष में दिए गए प्रीमियम सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है। तो ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, तो आई थिंक दोनों गलत है, पर सही गलत पूछा है। अगर सही है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आईएमएफ जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। बाकी ये जो विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं, 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन है। सर्वोदय आर्थिक योजनाएं किसके द्वारा तैयार की गई? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, सही है। गांधीवादी योजना एमएन रॉय, तो ये गलत है। गांधीवादी योजना जो है वो तैयार की गई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, तो ये गलत है। पीपल्स प्लान ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पीपल्स प्लान जो था, ये शुरू किया गया था, पीपल्स प्लान, इसको एमएन रॉय, बिल्कुल एमएन रॉय ने इसको शुरू किया था। और ये बॉम्बे योजना सही है, इसको शुरू किया था पूंजीपतियों ने। तो इसमें सही केवल 2 हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स दुनिया भर के 173 शहरों में से किसी व्यक्ति की जीवन शैली और जीवन के स्तर के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करता है। नेक्स्ट है 10वां, विस्तारित फंड सुविधा ईएफएफ और वित्तीय लेन देन योजना का उपयोग अक्सर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? मुक्त व्यापार समझौता, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सऊदी अरब, लीबिया, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। निम्नलिखित में कितने देशों की सीमा इजराइल से लगती है? तो अगर आपको वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये 3 देशों की लगती है, जिसमें से उत्तर में लेबनान लगता है, नॉर्थ में, और उसके बाद उत्तर पूर्व में सीरिया लगता है, फिर जॉर्डन की सीमा लगती है, इसमें सऊदी अरब की सीमा नहीं लगती है। अब ये पश्चिम में, क्योंकि भूमध्य सागर हो गया, तो नहीं लगती है। और मिस्र द्वारा दक्षिण पश्चिम में लगती है, इजिप्ट। ठीक है, अगला है, विश्व बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1982 में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। वर्तमान बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% निर्धारित की गई है।
तो ये जो है ये तो दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में खोला गया और ये अधिनियम 2000 में भारतीय बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। और इसमें जो बात की 1% की, तो इसमें इसकी सीमा 26% तक बढ़ा दी गई है विदेशियों के लिए। और क्योंकि अब पहले 49 थी, अब 26% बढ़ गई, तो 75% ये विदेशी निवेश सीमा निर्धारित की गई है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्दृष्टि पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? वित्तीय समावेशन, मुद्रास्फीति नियंत्रण, क्रेडिट राशनिंग, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा। तो इसका आंसर होगा वित्तीय समावेशन। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बहुपक्षीय निवेशी गारंटी एजेंसी मीगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र उपरोक्त में से कितने संस्थानों का सदस्य है? तो भारत कितने संस्थाओं का सदस्य है? तो भारत जो है तीन का है। तो तीन कौन कौन से हैं? तो इसमें मीगा का है और आईएफसी का है, मीगा का, आईएफसी का है और आईडीए का है और आईसीसीआईडी का नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वायरल बीमारी है जो जीनस आर्थ्रोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति के कारण होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से मनुष्य में फैल जाता है। इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सा कोड सही है? तो इसमें जो सही है वो पहला दूसरा सही है, लेकिन इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, गलत है। इसके इलाज के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। एमपॉक्स वैक्सीन लगवाने से ये हटता है। पहली केंद्रीकृत एवं एकीकृत पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ द्वारा लागू की गई थी। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन राज्य का विषय है। तो कौन सा सही है इसमें? तो पहला तो सही है, लेकिन ये राज्य का विषय नहीं, केंद्र का विषय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे 17वां। अरे भाई, नौटंकी तो ना करो। 17वां ये होगा, जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना और बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना। उपरोक्त घटना में अंतिम घटना तक सही अनुक्रम मतलब कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका हो गया होगा, तो इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा, पहले तो सही है कि जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। 1956 में 1956 में। और भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना ये हुई थी 2000 में। तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा सीरियल में लगे हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में कथनों पर विचार किए। केवल संप्रभु वित्त पोषण प्रदान करता है, ना कि ठोस और टिकाऊ परियोजना के लिए वित्त पोषण करता है। तो गलत है, ये एशिया के बाहर से कोई सदस्य नहीं है, गलत है ये भी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है जिसकी स्थापना 2016 में की गई, इसका मुख्यालय बीजिंग में है और एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना पूरे एशिया में चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए किया गया था। तो इसकी बात करें तो ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विकास मतलब बहुत सारे कामों के लिए ये है। और दूसरा तो गलत है, क्योंकि इसमें जो है एशिया के ही नहीं बल्कि अमेरिका भी इसमें है विकास बैंक में। एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की खुली बैंक है और चीन के पास की 77.5% वोटिंग है और भारत के पास 7.9% वोटिंग राइट्स है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम। तो इसके संदर्भ में कथन विचार की, भारत में एक अर्धन्यायिक योजना आयोग है जिसे 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988 में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है पहला। और दूसरा क्या पूछा? इस आयोग के किसी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये गलत है, इसके खिलाफ कोई अपील 30 दिनों के अंदर की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। अगला है एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 2002 में हुई थी और इसमें गलत पूछा है, गलत। तो 2002 में की गई थी, तो ये गलत है क्योंकि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। और बात करें इसकी तो 1966 में की गई। तो भारत एशियाई विकास बैंक में सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? तो इसमें ये भारत नहीं है बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा है।
तो लगभग 15.6%, उसके बाद चाइना है, फिर भारत है। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया। एशियाई विकास बैंक के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं, शामिल हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी। ब्रूमबेला शब्द हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचार में देखा गया? तो ये जो था एक क्रिकेट का नाम, मतलब क्रिकेट है। ब्रूमबेला का नाम का एक बड़े पिच कवरिंग से लिया गया है, जिसका उपयोग 1981-2001 तक एजबेस्टन में किया गया था। हाल के दिनों में इंग्लैंड द्वारा नवाचारों की श्रृंखला नवीनतम है, क्योंकि ये टेस्ट के क्रिकेट और अधिक दिलचस्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए। अगला 22वां है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और हरार डोमन मॉडल पर। तो ये तो सही है। 1951 भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस द्वितीय क्षेत्र का विकास करना था। तो पहले तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर था, तो ये तो गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सोने ग्राम के अंकित सरकारी प्रतिभूतियां, कोई नाबालिग इन बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकता है। एक व्यक्तिगत निवेशक हर साल केवल 4 किलोग्राम सोना खरीद सकता है। तो इसका जो होगा, इसमें 2 सही है, 2 कौन से हैं? तो पहला सही है, ये सोने ग्राम से अंकित सरकारी प्रतिभूति है, ये सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये नाबालिग इन बॉन्डों पर निवेश कर सकते हैं, ये सही है, गलत है। और एक व्यक्तिगत निवेश 4 किलोग्राम तक कर सकता है, तो ये भी सही है। अगला है आरक्षित किस्त के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। आरक्षित किस्त एक आपातकालीन खाता है, जिसे आईएमएफ सदस्य शर्तों से सहमत हुए बिना या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना उपयोग कर सकते हैं। आईएमएफ के पास देश द्वारा रखी गई आरक्षित किस्तें उनकी अंतिम उपाय की सुविधा मानी जाती हैं। तो इसका तो पहला तो सही है, आरक्षित किस्तें एक आपातकालीन खाता है, जिसे आईएमएफ सदस्य शर्तों से सहमत हुए बिना सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि देश से आईएमएफ के पास जो आरक्षित किस्तें रखते हैं, उन्हें उनकी पहली उपाय की सुविधाएं माना जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में इस्पात उद्योग के संदर्भ में कथनों पर विचार कौन सा सही है? भारत दुनिया में इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में दुनिया के लौह अयस्क का 7वां सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान देश के इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें जो है, ये जो होगा पहला दूसरा तो सही है। भारत दुनिया में इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, और भारत में दुनिया के लौह अयस्क का 7वां सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। राजस्थान देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये गलत है, क्योंकि राजस्थान देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, बल्कि भारत में सर्वाधिक इस्पात उत्पादक वाले राज्य जो हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए, सिपरी के बारे में। और यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण और अनुसंधान के लिए समर्पित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक इकोसॉक द्वारा की गई थी। उसमें पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की स्थापना स्वीडिश संसद के एक निर्णय के आधार पर की गई थी। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था निम्नलिखित में किसके सदस्य राष्ट्रों के लिए अतिरिक्त तरलता संरक्षण संबंधित है? तो एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या न्यू डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक। तो ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। नेक्स्ट है 28 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना में सहकारी संघवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो ये जो है, ये गलत है, और इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसके केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के सीधे आवंटन करने की शक्ति है। परंतु कितने कथन सही है? तो कोई नहीं सही, कोई भी सही नहीं है। तो इसके बारे में बता दें, तो ये जो है, ये एक मिनट। तो पहला गलत है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था, और इसका सचिवालय एक संकल्प द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय है, यह सहकारी संघवाद की सुविधाजनक बनाने के लिए संवैधानिक निकाय है, तो सही है। लेकिन ये सब परियोजनाएं, सहकारी संघवाद, सब गलत है, ठीक है। ये कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक संकल्प द्वारा हुआ थी। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ये गलत है, कि प्रशासनिक सुधार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए एनडीसी का पुनर्गठन किया गया। 7 अक्टूबर 1967 कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा इसके कार्य में पुनर्भाषित किया गया। इसके जो है एनडीसी से प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
मुख्यमंत्री दिया है। अब इसमें केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भारत की संचित निधि के राज्यों से सीधे धन आवंटन की शक्ति है। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के पास केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सीधे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। धन का आवंटन आमतौर पर केंद्रीय बजट के माध्यम से किया जाता है। अगला, समावेशिता और पहुंच सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस सूचकांक को सुगम्य भारत के अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया, सही है। यह सूचकांक फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया, ये भी सही है। और यह सूचकांक एक समग्र दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया। इसे संगठनों द्वारा इसके आकार और पैमाने की परवाह किए बिना लागू उपयोग किया जा सकता है। यह प्रत्येक कॉर्पोरेट घराने के लिए कार्यस्थल को सुगम बनाने के लिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना का अनिवार्य बनाता है। तो ये लास्ट वाला सही है, डी। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार के लिए पुरस्कार विजेता का चयन 5 सदस्यीय जूरी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक में से कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसमें जो होता है 1, 2, 3 तो शामिल है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री नहीं शामिल होते हैं, बल्कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होते हैं। अगला है, केंद्र विद्युत प्राधिकरण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। विद्युत अधिनियम 1948 के तहत एक वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय नीति के संबंधित मामलों के केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसमें से कौन कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो सही है, दोनों के दोनों। भारत में बीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संपत्तियों का बीमा किसी विदेशी बीमा करते से नहीं कराया जा सकता, तो ये गलत है। और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश अंतिम और इन आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। दोनों की जा सकती है अपील, और वो भी खुलवाया जा सकता है। विश्व बैंक के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इसे फोर्टालेजा घोषणा द्वारा बनाया गया था विश्व बैंक के संबंध में, ठीक है। और यह ऋण और उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन करता है। तो पहला गलत है, क्योंकि भारत में संपत्तियों का बीमा अब आरबीडीआई की पूर्व अनुमति के साथ एक विदेशी बीमाकर्ता के साथ किया जा सकता है, जो कि पहले केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ किया जाना था। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आदेशों के खिलाफ अपील को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि संशोधित कानून आईआरडीआई द्वारा किए गए किसी भी आदेश से पीड़ित किसी भी बीमा करता है बीमा मध्यस्थ की प्रतिभूतियों के लिए अपील पसंद करना का प्रावधान करता है। अर्थव्यवस्था में महिला श्रम बल भागीदारी दर कम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कारण, ग्रामीण महिलाओं का श्रम बाजार में प्रवेश विलंब से हुआ, गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का अभाव, अवैतनिक कार्यों की अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारियां। कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें उत्तर सही है, तीनों के तीनों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक की निजी शाखाएं हैं, केवल विकसित देशों में सरकारी निवेश जुटाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। कौन सा कथन इसमें गलत है? तो इसमें गलत कथन जो है वो है दूसरा। तो दूसरा गलत है, क्योंकि ये केवल विकसित देशी सरकारी, बल्कि ये सबके लिए है। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसके निर्माण में पीसी महालनोबिस ने अहम भूमिका निभाई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा गया है कौन सही है? ठीक है। और इस योजना के तेजी से औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, विशेषकर भारी बुनियादी उद्योगों में। इसने पूंजीगत वस्तुओं और अधिक जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही है? तो पहला तो सही है, इसके निर्माण में महालनोबिस, एक मिनट, इसमें सभी के सभी सही हैं, महालनोबिस और यहाँ सभी के सभी सही हैं। निम्नलिखित विचार के विदेशी सरकारों की जमा राशि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की जमा राशि, अंतरबैंक जमा, उपरोक्त में कितने का बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा किया जाता है? केवल 1, 2, 3 या किसी का नहीं? जिसका जो आंसर होगा कोई भी नहीं, नहीं, सभी के सभी होंगे। नहीं, कोई नहीं होगा, 1 मिनट। तो इसको क्या बोलते हैं? बीमा जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा किया जाता है। किसका? ऊपर कितने को कहा बीमा जमा। तो इसमें जो है विदेश सरकारों की जमा राशियां होती हैं, विदेश सरकारों की जमा राशियां होती हैं, केंद्र सरकारों की जमा राशि, अंतरबैंक की आदि बीमा करता है। विदेश सरकारों की जमा, सरकारों की जमा राशि, अंतरबैंक की जमा, ये सब कौन सा करता है? तो ये सब करते हैं DICGC, मतलब कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया डिपॉजिटरी। तो क्या पूछा क्या है? जी किया जाता है।
तो इनमें से बीमा जमा क्रेडिट जो होती है ये नहीं बल्कि DICGC के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 और डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जनरल रेगुलेशन 1961 के प्रावधान द्वारा साधित होते हैं। जब जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं के स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक हैं। ठीक है, अगला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया था? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा या फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो अभी बताया गया विश्व बैंक द्वारा। भारत में कृषि फसल मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत फसल मौसम को दो मुख्य मौसम में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात खरीफ और रबी। जायद जैद और शब्द जुलाई और अक्टूबर के बीच उगाई जाने वाली फसलों को संदर्भित करता है। खरीफ फसलों में गेहूं और जई शामिल है। तो इसमें जो होता है कौन सा सही है? तो कोई भी सही है, तो ऊटपटांग लिखा गया है, ऊटपटांग लिखा गया। 1 मिनट, पहला ही केवल एक ही सही है, वो भी पहला। ये फसल मौसम को खरीफ और रबी में डिवाइड करता है, 2 मौसम में, और ये जो है उल्टा दिया है, इसका इसमें हुआ। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के मदद के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रयास किए जाते हैं? जीएसटी की शुरुआत, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार, भुगतान का डिजिटलीकरण। तो सभी के सभी। अगला है, भारत में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में आजादी के बाद लगातार वृद्धि देखी गई है। लगातार वृद्धि नहीं, अप डाउन तो आते हैं। भारत की लगभग 55% आबादी आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। कृषि पर व्यक्तिगत आयकर का कोई बोझ नहीं है, ये भी सही है। हाल ही के वर्षों में मैदानी और आदर्श कृषि पद्धतियों के बीच उत्पादन अंतर काफी बढ़ गया है, तो ये गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भूमि में अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परिवार नियोजन इस विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य है। यह योजना गौडगिल रणनीति पर आधारित है। अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कृषि के विकास दर पर जोर दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? तो इसमें जो किया गया कौन सी पंचवर्षीय, ये किया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्णन। इसमें ये सब चीजें हुई थी। परिवार नियोजन विकास योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना में गौडगिल रणनीति का आधारित था और इसी क्षेत्र को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कृषि विकास पर जोर दिया गया था। अगला है, हरित जलवायु कोष के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्थापना 2010 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सदस्य द्वारा की गई थी। ये फंड विकासशील देशों में कम ऊर्जा उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास परियोजना में अपने संसाधन आवंटित करता है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन विशेष रूप से इस निधि द्वारा पोषित है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही है केवल 2। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण उन रसायनों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को वित्तपोषित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में जैव उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% कम करना है और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में COP मतलब 21 प्रस्तुत भारत की इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उपरोक्त में से कितने शामिल किए गए? तो इसमें जो शामिल गए सभी के सभी तीनों के तीनों। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग कृषि जोत के अधिकतम आकार का वर्णन करने के लिए किया जाता है? एक परिवार के पास होनी चाहिए और इसका स्वामित्व होना चाहिए। तो इष्टतम होल्डिंग मतलब वह अधिकतम आकार है जो एक परिवार के पास होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 12 राष्ट्रीय मिशन है जो इस योजना का मूल है। इस योजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी स्थिरता सुनिश्चित करते हुए
राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन हासिल करना है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है दूसरा केवल सही, पहला गलत है, क्योंकि 8 राष्ट्रीय मिशन जो राष्ट्रीय कार्य योजना का मूल आधार है, ये 12 नहीं 8 है। समग्र शिक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी 2 योजनाएं अर्थात सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मिलाकर शुरू किया गया। इस योजना में स्कूल की विभिन्न आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वार्षिक स्कूल अनुदान शामिल है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दूसरा, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान में 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला सूक्ष्म बीमा की अवधारणा भारत में निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सूक्ष्म बीमा की अवधारणा तो ये जो की गई है, ये की गई है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा। तो माइक्रो इंश्योरेंस की अवधारणा निजी बीमा कंपनी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा विकसित की गई है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए कैनरा बैंक, P&SB, RRB और 23 सहकारी समितियां आदि बैंक के साथ गठबंधन हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण नीतियां सहित आर्थिक सुधारों को प्रमुखता मिली? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो यह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 2014 में प्रकाशित IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक CO2 उत्सर्जन में निम्नलिखित में से किस देश का संचयी योगदान सबसे अधिक रहा है CO2 उत्सर्जन में? तो वो रहा था USA का। अगला निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। तो कितनी पहल राष्ट्रीय उन्नत दक्षता मिशन के तहत है? तो इसमें से कौन सी पहल है? तो परफॉर्म्स अचीव एंड ट्रेड की स्कीम, ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण, ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंच, ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा। तो सभी के सभी हैं। अटलांटिक घोषणा का उल्लेख अक्सर समाचारों में निम्नलिखित में से किस देश के संदर्भ में किया जाता है? तो यूनाइटेड अटलांटिक घोषणा किए थे कनाडा एंड फ्रांस के मध्य। तो नेक्स्ट है, एक मिनट, ये सॉरी इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट है 54 का, ठीक है। यह सतत विकास संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सरकारों ने टिकाऊ भोग और उत्पादन पैटर्न कार्यक्रमों की 10 वर्षीय रूपरेखा को अपनाया। कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 के अनुसरण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पेश किया गया? कई उद्योगों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की भागीदारी बढ़ाई गई। इनमें से कितने कथन सही हैं? तो इनमें जो कथन सही है वो सही है तीनों के तीनों। नेक्स्ट है, लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? तो यह एक वायरल बीमारी है जो लेप्टोस्पायरा जीनस के वायरस के कारण होती है। तो ये गलत है क्योंकि यह जीवाणु वाली में मतलब बैक्टीरियल है और ये बीमारी संक्रमित जानवरों से मूत्र से फैल सकती है। तो बिल्कुल फैल सकती है, तो ऑप्शन बी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। जी के आदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री करते हैं। सीमित परिवेश संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। जिसमें कितने कथन सही है देखना है। तो कितने कथन सही है देखते हैं। तो इसमें केवल एक सही है, वो भी कौन सा सही है? पहला तो गलत है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के में कार्य करती है। दूसरा गलत है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव, अपर सचिव द्वारा की जाती है और ऐसा अध्यक्ष जो होते हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। यह समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, तो पहला ही सही है। भारत में हरित क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी प्रभावों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, हरित क्रांति में भारत में किसानों के बीच आय में असमताओं को कम किया। बिल्कुल, हरित क्रांति में फसल पैटर्न ने दलहन और तिलहन, मक्का और जौ की खेती में काफी वृद्धि की। गलत पूछा है, तो गलत ये दोनों तो है ही क्योंकि इसमें असमताएं बढ़ी थी ना कि कम हुई थी, और इसमें नहीं हुआ था बल्कि चावल और गेहूं में हरित क्रांति के प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव पड़ा। ये तो सही है, बाकी दोनों गलत है। तो गलत ही पूछा, तो ऑप्शन ए। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना किसने की थी?
तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। तो ये जो है पहला गलत है, क्योंकि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 1930 में वर्साय की संधि द्वारा जर्मन युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए एक समावेशन युद्ध के रूप में की गई थी। तो पहला गलत है। और भारत बैंक संस्थापक सदस्य था, तो गलत है, क्योंकि इसका संस्थापक सदस्य भारत नहीं था। इसके मूल संस्थापक सदस्य थे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विस्तारित क्रेडिट सुविधा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ECF गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट के तहत सुविधाओं में से एक है। विस्तारित क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई शर्त नहीं है। तो इसका तो पहला तो सही है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। और कौन सी शर्तें हैं? विस्तारित ऋण की सुविधाओं की कई शर्तें, जैसे आर्थिक कार्यक्रम मजबूत और टिकाऊ, गरीबी उन्मूलन और विकास के अनुरूप एक स्थिर और स्थायी व्यापक आर्थिक स्थिति की दिशा में प्रगति करने वाली नीतियां शामिल होनी चाहिए। कार्यक्रमों को देश की अपनी विकास रणनीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए और उनका लक्ष्य देश की गरीबी उन्मूलन विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। निम्नलिखित पर विचार की जैव विविधता संचय, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, जल स्वच्छता, उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में निवेश को ग्रीन फाइनेंस माना जाएगा? तो इसमें माना जाएगा सभी को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये प्रजाति है IUCN की स्थिति है, तो कौन से प्रजाति सही सुमेलित है? तो हिमालय भूरा क्या है इसमें है हिमालय भूरा भालू, एक गंभीर जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, तो ये सही है। जर्डन कॉर्सर जो है ये सही नहीं, क्योंकि जर्सन कॉर्सर जो है ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, ये भी। और ये माउंट पिग्मी पासम जो है ये जो है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर माउंट पिग्मी पॉसम को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना है। मतलब तीनों के तीनों जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। केवल ऑप्शन ए मिला हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में फसल पैटर्न के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फसल प्रणालियों की बहुलता का श्रेय वर्षा आधारित कृषि की व्यापकता और कृषक समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को दिया जाता है। तो ये तो सही है। भोजन की बढ़ती मांग के कारण भारत में फसल सघनीकरण हुआ है। किसान के स्तर पर फसलों और फसल प्रणालियों का चुनाव मुख्य रूप से मिट्टी और जलवायु मापदंडों पर प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। निर्यात के लिए क्रेडिट जोखिम बीमा और अधिक सेवाएं प्रदान करता है। निर्यातकों को खराब ऋणों की वसूली करने में सहायता करता है। भारतीय निर्यातकों को पर्याप्त बैंक वित्त की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वो है तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस कारक ने 1991 के भारत के भुगतान संतुलन संकट में योगदान दिया है? तो किस कारक ने दिया है? तो इसमें से जो दिया है तो जैसे खाड़ी के युद्ध के कारण तेल की ऊंची कीमतों ने, उच्च मुद्रास्फीति ने और कम विदेशी मुद्रा ने, और क्या है प्रवासी भारतीय कामगारों से निजी धन प्रेषक में भारी गिरावट से, तो सभी के सभी सही है। भारत में दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इससे प्रस्तावित मूल्य तंत्र खत्म हो गया है। इससे आर्थिक सुधार प्रक्रिया में राज्य सरकार की भूमिका कम हो गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है पहला तो सही, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि सुधार में राज्य की भूमिका पहली बार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की गई है, न कि कम हुई है, बल्कि तैयार की गई है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थान है, देश है। अर्कादाग है कहाँ पर? अर्कादाग है तुर्कमेनिस्तान में, बिल्कुल सही है। काश का पठार कहाँ पर है? काश पठार जो है ये जो है भारत में, ये भी सही है। खत अर्सरोंग कहाँ पर है? तो ये गलत है। खरसरोंग कहाँ पर है? ये मेघालय में, भारत में है, तो ये भी सही है। ये गलत है, बाकी दो सही है। 67 हो गया, 68 हो गया। 68 देखते हैं कौन सा कथन गलत है पूछा है। विनिवेश में सरकार के किसी कंपनी का स्वामित्व बेचने की प्रक्रिया है। विनिवेश बजटीय आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने के उपकरण है। रणनीतिक विनिवेश सरकारी हिस्सेदारियों के एक बड़े हिस्से की बिक्री है, सब सही है। वित्त मंत्रालय पूरी तरह से रणनीतिक निवेश के लिए सार्वजनिक उपकरणों की पहचान करता है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम को निरस्त करता है। तो
तो ये जो है सही है। इस फाउंडेशन को केवल केंद्र सरकार अनुदान और ऋण के माध्यम से वित्त पोषित करती है, तो ये जो है ये गलत है। और ये क्या है, इस फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड का नेतृत्व भारत प्रधानमंत्री करते हैं, ये सही है। तो दो कथन सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उद्देश्य प्राविधिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ये प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है, कौशल की एक रजिस्ट्री बनाने की नींव रखता है। और ये सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजना है। योजना सॉफ्ट स्किल उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है? तो ये सही है, यह सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजना है। डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो विचार करना, चलिए विचार करते हैं। तो इसकी स्थापना इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशनों के लिए लेबल सेकेंड या स्व नियामक निकाय के लिए पंजीकृत है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रीय निवेशक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 2005 में किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में है, तो बिल्कुल सही है। तो NIF को भारत की संचयी निधि के एक अभिन्न अंग के रूप में बनाए रखा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि निवेशक से प्राप्त आय को INF में डाला जाता है, जिसे भारत की संचयी निधि के बाहर रखा जाता है, ना कि इसमें। तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। एक नेक्स्ट है, आर्थिक सुधारों के दौरान वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए गए हैं? आयात शुल्क में कमी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, विभिन्न उद्योगों के लाइसेंसिंग सुविधाएं शुरू की गई, विदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता समझौतों को प्रोत्साहन दिया गया। कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो कथन सही है वो सही हो जाएंगे 1, 2, 4। तीसरा गलत है, क्योंकि लाइसेंस व्यवस्थाएं शुरू की गई नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में कथन विचार की। इसकी स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत की गई। राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले उसे अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। 2015 में सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य मिजोरम था। कौन सा गलत कथन है? इसमें से केवल एक गलत है, और वो भी पहला। इसकी स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस के तहत नहीं, बल्कि CBI को वैधानिक संस्थान नहीं है। और ये जो है, इसकी जांच और क्षेत्राधिकार शक्तियां DSPI अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। ठीक है, और अगला है MSME के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो अनुसार विनिर्माण सेवा उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की अपार संभावनाएं हैं। MSME को प्रोत्साहन के लिए कुल मामले में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण और 59 मिनट तक भीतर मंजूरी दी गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में MSME विनिर्माण भूमि का हिस्सेदारी लगभग 65% है। तो ये जो है लास्ट वाला गलत है, क्योंकि समृद्धि के लिए पूरे भारत, 1 मिनट, इसमें जो है इसका जो 65% नहीं है, बल्कि इसमें जो है कई तरह के हैं। जैसे इसमें GBA की हिस्सा 30.5% है, MSME सकल घरेलू में, और 29% है। तो कई तरह से चेंजेस हैं। भारतीय पर्यटन उद्योग के संदर्भ में कथन में कौन सा सही है? पर्यटन मंत्रालय ने 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में नामित किया है। भारत पर्यटन क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देता है। प्रसाद योजना भारत में धार्मिक पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। 1991 और 2000 के बाह्य क्षेत्र सुधारों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई गई? तो इसमें नीति अपनाई गई कौन सी? आयतन मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करना, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनता की घोषणा। तो ये पूर्ण पूंजी खाता नहीं, बल्कि आंशिक, और बाकी ये उदार विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अधिनियम की घोषणा। तो पहला और तीसरा सही है। अगला है, निवेश के लिए स्विस चैलेंज मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विस चैलेंज मॉडल के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ साथ गैर PPP परियोजनाओं में भी किया जा सकता है। तो ये सही है। और परियोजना में हमेशा मूल बोली लगाने वाले को प्रदान की जाती है, ये गलत है। और ये है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्विस चैलेंज मॉडल का उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया, तो गलत है, भारत में बल्कि किया गया है। भारत में पहली बार देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इस मॉडल का उपयोग 2015 के में किया गया था। तो ये पहला ही केवल सही है, बाकी गलत है। अगला है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो गलत पूछा। तो 1991 में अर्थव्यवस्था खुलने के बाद भारत में निवेश के माहौल में काफी सुधार हुआ है, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में एफडीआई की इक्विटी प्रवाह के लिए सिंगापुर शीर्ष स्रोत पर उभरा था, ये तो गलत है। सिंगापुर नहीं उभरा था, बल्कि ठीक है, पांच देशों ग्रुप में उभरे थे। मतलब भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए सिर्फ 5 देशों में उभरे हैं। और इसमें स्वचालित मार्ग के तहत अनिवासी निवेशकों को निवेश के रूप में भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, और लाटरी में बाकी सब सही है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कथन विचार की भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, और ये सही है। राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल की हिस्सेदारी 45% है, तो ये जो है दूसरा भी सही है। पहला तो गलत है, सॉरी, पहला गलत है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। तो पहला तो गलत हो गया भैया, दूसरा सही है। और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण और संचालन रखरखाव में स्वचालित मार्ग के 100% एफडीआई की अनुमति है, तो 100% एफडीआई की अनुमति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तीसरा। अर्थव्यवस्था में निवेशकों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। और इसमें निवेशक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के बेचने की एक प्रक्रिया है। तो निवेशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी बेचने की एक प्रक्रिया है। भारत में निवेश को 3 प्रमुख पारस्परिक संबंधित क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है, तो ये तो सही है। निजीकरण के तात्पर्य उन आर्थिक नीतियों से जो निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा, तो इसमें दोनों इसे ना तो एक दोनों गलत नहीं है, तो ठीक है। अगला है, पेरिस समझौते के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह इस बात की पुष्टि करता है कि विकसित देशों को कम विकसित देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यह विकासशील देशों के लिए जलवायु संबंधी क्षमता निर्माण पहलुओं की अनदेखी करता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो सही है पहला, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है कि पेरिस समझौता विकासशील देशों के लिए जलवायु संबंधी क्षमता निर्माण का बहुत जोर देता है। यह विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण पहलुओं की अनदेखी नहीं करता, बल्कि जोर देता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मेक इन इंडिया पहल के 4 स्तंभों में नई प्रक्रिया, नई बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र, नई मानसिकता? तो इसमें जो है ये सभी के सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? केवल स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, आईएमएफ रिजर्व किस्त, तो रिजर्व किस्त तो यही है सी। यूक्लिड मिशन के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच करने के लिए योजनाबद्ध मिशन है। ये मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका जो है दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में असंगठित श्रमिकों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। असंगठित श्रमिक शब्द को संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत परिभाषित किया गया। संगठित श्रमिक रोजगार के अत्यधिक मौसमी चक्र से पीड़ित हैं। तो इसमें जो सही है, कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों कथन सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में कथन पर विचार किया। स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत ऋण ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। यह गैर वित्तीय उद्यमों के मामले में 20% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी एसटी और एससी या महिला उद्यमियों के पास होना चाहिए। कौन से सही है? तो इसमें जो सही है वो सही है केवल एक, वो भी कौन सा? इसमें पहला सही है। कथन एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये केवल ग्रीन फील्ड की योजनाओं के लिए उपलब्ध है, ना कि ब्राउन फील्ड के लिए। और इसमें हिस्सेदारी 20% नहीं बल्कि 15% है। और हाल ही में समाचारों में देखा गया UDISC प्लस निम्नलिखित में किसके संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कूलों में ऑनलाइन डेटा संग्रह की एक प्रणाली से। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। आरबीआई आधिकारिक तौर पर एक विशेष विनिमय दर को लक्षित करता है। आरबीआई हाजिर बाजार में डॉलर खरीदता है और अर्थव्यवस्था में रुपए डालता है। तो कौन सा सही है? तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि आरबीआई आधिकारिक तौर पर ना तो किसी विशेष विनिमय दर और ना ही विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित करता है। इसके हस्तक्षेपों का उद्देश्य एक विशेष विनिमय दर को बनाए रखने के बजाय विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करना है। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। योजना राज्य कृषि उपज बाजार समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत धनराशि जारी करने के परिणाम सुधार से जोड़ा गया। इस स्कीम में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत। योजना धनराशि जारी करने के परिणाम सुधार जोड़ा गया, तो ये कुछ नहीं है, गलत है।
तो इस योजना की धनराशि जारी करने के परिणाम और सुधार से जोड़ा गया है। दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, सॉरी, इसका आंसर ए होगा। तीसरा अच्छा अच्छा गलत पूछा, हाँ, पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मुद्रा विनिमय के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा मूल्य को संकीर्ण दायरे में रखना है और फ्लोटिंग करेंसी व्यवस्था घरेलू मुद्रा के बाजार की ताकतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से उतार चढ़ाव की अनुमति देता है। प्रबंधित विनिमय दरों में मुद्रा मूल्यों पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल होता है। कौन से कथन सही है? तीनों के तीनों सही हैं। उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कितने सही हैं? तो इसमें जो सही है वो दो सही है। कौन कौन से सही है? पहला तो गलत है, इस वित्त मंत्रालय और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया, तो नहीं। ये विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की शीघ्रता पहचान के लिए किया है, तो पहला गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक विद्युत क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और भविष्य की प्रासंगिक वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन तकनीकी स्कोपिंग समिति की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये भी सही है। अगला है इंडेक्स एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे फ्रांस में भारत में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दोनों सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी रक्षा सहयोग विस्तार करना है, तो कौन सा सही है? तो इसमें सही है, केवल दूसरा, पहला गलत है, क्योंकि अमेरिका रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय राज्य त्वरण परिस्थिति तंत्र द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला 1992-93 भारत की मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ? तो इसमें जो है तो थोड़ा मानकों में स्थिर मुद्रा प्रणाली में संक्रमण, दोहरी विनिमय तंत्र की शुरुआत यही है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत 1993 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति की स्थापना की गई थी? 1993 की बात है, तो किससे की गई थी? तो उस टाइम तो पता ही होगा, आर.एन. मल्होत्रा। तो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के लिए अप्रैल 1993 में आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में चालू खाते के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। चालू खाते में निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी प्रेषक और हस्तांतरण जैसे लेन-देन शामिल हैं, तो सही है ये। और अगला है, भारत में लगातार, अच्छा इसमें गलत पूछा है, याद रखिए, पहला तो सही था। भारत में लगातार 3 वर्षों में 2003 तक चालू खाते में घाटे का अनुभव किया गया। भारत की चालू खाता घाटे अस्थायी स्तर पर घरेलू उत्पाद का 12.5% है, तो गलत है। तो 2000 तो दूसरा गलत है, क्योंकि ये 2000 लगातार 3 वर्षों में 2000 से चालू खाता नहीं है, और ये भारत के लिए चालू खाता का स्थायी स्तर घरेलू उत्पादन 12.5%, तो 12.5% नहीं बल्कि 2.5% था, तो इसमें जो गलत होगा 2-3। क्षेत्र पर विचार की दूरसंचार नेटवर्क उत्पाद और ड्रोन घटक दवाइयां खाद्य उत्पाद कितने क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभ के लिए पात्र हैं? तो ये पात्र हैं सभी के सभी, जैसे कि दूरसंचार नेटवर्किंग, ड्रोन दवाइयां खाद्य उत्पाद। बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ सरकार के आर्थिक और लेन देन में पूंजी खातों के संबंध में कथन विचार कीजिए। पूंजी खाता किसी देश के अन्य देशों के साथ व्यापार और सेवाओं के संतुलन को ट्रैक करता है। बैंकों को विदेशी मुद्रा जमा पूंजी खाते का हिस्सा होती है। कौन सा कथन सही है? तो ये जो सही है, ये सही है, केवल दूसरा, पहला गलत है। पूंजी खाते देशों के व्यापार और सेवाओं के संतुलन को ट्रैक करता है, तो ये गलत है। तो पूंजी खाता व्यापार और सेवाओं के संतुलन को रिकॉर्ड नहीं करता है, चालू खाता व्यापार और सेवाओं के संतुलन को दर्शाता है। और रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में कथन विचार किए। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के तहत काम करता है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के कर्तव्य का उल्लेख रेलवे के अधिनियम 1989 में किया गया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है 100वां, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बीओपी किसी दिए गए वर्ष में बाहरी दुनिया के साथ अर्थव्यवस्था कुल लेन देन का माप है। नकारात्मक बीओपी जो होता है, ये जो होता है नकारात्मक बीओपी रूप से हमेशा अर्थव्यवस्था की खतरनाक स्थिति का संकेत देता है, तो ये गलत है। हमेशा ऐसा कुछ नहीं, बीओपी ऋणात्मक का अर्थ यह नहीं है कि यह प्रतिकूल है। एक ऋणात्मक बीओपी किसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल है यदि अर्थव्यवस्था में ऋणात्मकता के अंतर को भरने के लिए साधनों का अभाव है।
बीओपी की गणना डबल एंट्री बाई खाता पद्धति के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, सही है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार ऋणात्मक बीओपी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है तो उसे बीओपी संकट पैदा होता है। तो बिल्कुल सही है, 3 कथन सही, बाकी सब गलत है। इस तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसको रिवीजन करिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में आंसर का भी मिल जाएगा, क्वेश्चन का भी मिल जाएगा, जाइए प्रैक्टिस कीजिए।